हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइस, रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया था और स्फेरिकल मिरर में हमने लास्ट में जो चीज़ें बताई थी वो थी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी में एक रिलेशनशिप। बच्चों, आज के डेट में हम लोग मिरर पे बेस्ड ही कुछ सवाल करेंगे, उस पर कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे अभी हम लोग करने वाले हैं मिरर को कट करने के बाद क्या सिचुएशंस बनती हैं। ठीक है, तो आइए कुछ छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीज है ये, हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कटिंग ऑफ मिरर के बारे में छोटी सी कंसेप्ट लेते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। राइट, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई मिरर है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई ये मिरर है। राइट, मैं आपसे बोलूं कि इस मिरर के हाफ पार्ट को मैंने हटा दिया। सपोज कीजिए कि इसके हाफ पार्ट को हटा दिया हमने। तो हाफ पार्ट को हटाने के बाद इफ मिरर इज हाफ्ड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इमेज। इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये छोटी सी कंसेप्ट है कि भाई अगर हम मिरर को हाफ कट कर लें तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसके इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों, आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि शायद इमेज आधी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है, बट बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मिरर को हाफ कट कर लोगे तो इससे आपने मिरर का कुछ भी चेंज किया क्या मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस बदल गया क्या? नो। क्या मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल गया क्या इसकी फोकस बदल गई क्या? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, फर्क इतना पड़ा कि इसकी जब इमेज बनती रही होगी तो बहुत सारे लाइट रेज आधे पार्ट से होती होंगी और बहुत सारे और भी लाइट रे होती होंगी जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है उससे होकर के इमेज बनती होगी। मतलब इमेज के फॉर्मेशन में बच्चों हम लोग जब बनाते हैं तो दो रेज बनाते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दो ही रेज से इमेज बनती है। हजारों करोड़ों लाइट, ऑल पॉसिबल जो हो सकती है वो सारे पॉसिबल रेज से बनती है। लेकिन अगर मैं हाफ पार्ट को हटा दूंगा तो नो डाउट इमेजेस तो बनेंगे, ये इतना सफिशिएंट है इमेज फॉर्म करने के लिए। लेकिन उसमें बहुत सारे रेज होंगे, लगभग 50% रेज जो होंगे वो अब उससे इमेज फॉर्म नहीं कर पा रही है। इमेज केवल आधे पार्ट से हो रही है। तो साफ क्लियर है कि जो इमेज फॉर्म करेगी उसमें जो लाइट यूज होगी वो हाफ यूज होगी। तो इसकी जो ब्राइटनेस है बच्चों वो आधी हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमेज की हाइट में कोई तब्दीली नहीं, इमेज की लोकेशंस में कोई तब्दीली नहीं, बट इमेज की ब्राइटनेस में फर्क पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है समझ पा रहे हो? क्योंकि आधे पार्ट से रिफ्लेक्शंस वाली रेज वहां पे नहीं जा रही है। क्लियर बच्चों? तो अगर मैं आधे पार्ट को हटा भी दूं तो यहां से रिफ्लेक्शन तो हो ही सकता है, यहां अलग अलग जगहों से रिफ्लेक्शन हो सकता है, अलग अलग जगहों से हो सकता है, तो इमेजेस तो फॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो इसमें क्या होगा, साइज, लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज will not change, right? दूसरी चीज, brightness of image will be reduced to half। ठीक है, brightness of image क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ऐसा है, मान लीजिए कि ऐसा कोई मिरर था, मैंने उसको एक पार्ट नहीं, मैंने कई एक पार्ट में ऐसे कट कर दिया, बीच बीच से मैंने कट करके हटा दिया। कर्वेचर को मैंने बदला नहीं है, बस कट करके हटा दिया। देखिए राइट। तो अभी क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको बताना है कि कितने इमेजेस फॉर्म करेंगे। फाइंड टोटल
नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो नो डाउट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिरर्स हैं, नो डाउट, लेकिन सारे मिरर्स एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर को फॉलो कर रहे हैं। मतलब इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है, इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है, सारी की रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों वही है। जब सारे की रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है तो सबकी फोकस वही हो जाएगी, बिल्कुल। और जो सिचुएशंस है बच्चों सारे के लिए प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होगा, तो यहां पे जो नंबर इमेज बनेगा वो एक ही बनेगा। अगर आप इससे बनाने की भी कोशिश करते हो तो ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्शन जो तरीके से होंगी वो ऐसी होंगी, इससे करोगे तो सेम तरीके से, इससे करोगे तो सेम तरीके से, बच्चों कहीं से भी करोगे तो सेम तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। सो इसमें हर मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी सब एक ही जगह बनेगी, मतलब एक ही इमेज फॉर्म करेगा इसमें। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जो कि आईआईटी में पूछा भी गया है ये। मान लीजिए कि आपके पास एक मिरर है ऐसा, मान लीजिए ये मिरर है और हमने यहां से कट कर लिया। ठीक है, और कट करने के बाद बच्चों क्या किया, ध्यान से सुनो। हमने यहां से इसको कट कर लिया, कट करने का सिंबल मैं बना रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि कैंची से हमें कट करना है इसे, जस्ट हमें यहां से कट करना है। और कट करने के बाद इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूं और इस वाले पार्ट को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूं। ध्यान रहे बच्चों, इसमें वैसी चीजें नहीं है, केवल कट करके मटेरियल हटा दिया गया है, कोई शिफ्ट किया नहीं गया है। बट इसमें हमने क्या किया, यहां से कट करके इस वाले को ऊपर शिफ्ट करना है और इस वाले को नीचे शिफ्ट करना है। देन व्हाट विल हैपन, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आफ्टर कटिंग two parts are slightly shifted as shown। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पहले वाली ये पोजीशन थी, प्रिंसिपल एक्सिस की ये पोजीशन थी, और पहले वाली सिचुएशन ये थी। जब हम इसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ऐसे कुछ सिचुएशन हो जाएगी, क्लियर है, और ये इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये नई सिचुएशन हो गई, थोड़ा शिफ्ट करने के बाद, तो हमने ए शिफ्ट ऊपर किया है और ए शिफ्ट नीचे किया है, टोटल 2A का शिफ्ट है। तो बच्चों कमाल की बात यह है कि इसके साथ अटैच्ड ये लाइन था, दोनों के साथ अटैच था। अगर आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस अकॉर्डिंगली ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई वो ऐसे हो गई और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे हो गई। तो ये पहले वाले मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस थी और ये दूसरे वाली प्रिंसिपल एक्सिस की प्रिंसिपल एक्सिस है, और दोनों क्या हो गई, शिफ्ट कर गई। ठीक है, और कितने से शिफ्ट करी है वो आपको दिखाई दे रहा है। फाइनली दोनों के बीच की गैपिंग है वो 2A, राइट। अब इसमें सवाल ये है कि अगर ऑब्जेक्ट तो फिर अपनी ही पोजीशन पे है, राइट। अब इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, सोचिए। अब बच्चों ध्यान से सुनो, इस मिरर को गौर से देखें तो इस मिरर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट हो गई वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मानी जाएगी। जस्ट लाइक हमारे पास कोई मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, राइट। तो इसकी एक इमेज बनेगी, हो सकती है इधर बन जाए, जस्ट इसके रेस्पेक्ट में उल्टी बन जाए, या उस साइड बन जाए, जिधर भी बन जाए। तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म करेगा इससे या तो ऊपर इधर बने चाहे इधर बने, जहां भी बने। तो यहां पे मान लीजिए कि इसकी एक इमेज बन गई, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से हम ऊपर है, बिल्कुल। देखिए ये ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इस मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग भी इसके इस प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ये ऊपर है उसी के अकॉर्डिंगली जस्ट नीचे, ठीक है, कोई इमेज बन जाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी बच्चों, 2 बनेगी। ठीक है, कितनी बनेगी, 2 बनेगी। इसमें कहीं कोई दो राय तो नहीं है बच्चों। यहां पे बच्चों मैंने ऐसा किया होता कि केवल इसको कट कर दिया होता, केवल मैं इसको कट कर दिया होता, केवल गैपिंग को मैं हटा दिया होता यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो सिस्टम है वहां को मैं हटा देता, मटेरियल को मैं हटा देता, और तब जो स्ट्रक्चर बनता। तो वैसे कैसे बच्चों एक ही मिरर होता, बस उसके 2 पार्ट्स थे। ऐसे केस में ना तो मैं इसको शिफ्ट किया ना इसको शिफ्ट किया, तो प्रिंसिपल एक्सिस वही होती।
ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही लेके चलते हैं, एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस वही होती। तो वैसे कैसे बच्चों एक ही इमेज फॉर्म करता है, राइट। जैसे यहाँ पे सिचुएशन है, इसको मैंने केवल बीच बीच से मटेरियल हटा दिया है, तो यहां भी वही होती बच्चों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यहां पे कट करके इस वाले पार्ट को ऊपर ले जाया गया है और इस वाले पार्ट को नीचे ले जाया गया है, जिसके वजह से प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर शिफ्ट कर गई है और नीचे शिफ्ट कर गई है। तो यहां पे बच्चों दो इमेजेस फॉर्म करेंगे डेफिनेटली, एक इस वाले पार्ट से और एक इस वाले पार्ट से। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों इमेजेस के बीच में कितनी गैपिंग है। सेम सवाल में बच्चों, सेम सवाल में पूछा जाएगा कि दोनों इमेजेस के बीच कितनी गैपिंग है। ठीक है, तो आइए मैं एक छोटा सा सवाल यहां पे सेट करता हूं और आप इसे ट्राई करेंगे और फिर मैं इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान सुने। मान लीजिए कि आपके पास कोई स्फेरिकल मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने दे दिया 60 सेंटीमीटर, राइट। और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस में, थोड़ा ऊपर बन गया हमसे, मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस रही, ठीक है। और यहां पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी गई है 40 सेंटीमीटर पर, राइट। और यहां से इसे कट किया जाएगा, ठीक है, इसे कट किया जाएगा। और कट करने के बाद इफ टू पार्ट्स आर slightly shifted by 1 सेंटीमीटर ईच, दोनों को ही यहां से 1 सेंटीमीटर ऊपर और इसको 1 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट किए। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस फॉर्म्ड। ठीक है, जो दो इमेजेस फॉर्म करेंगी उसके बीच की सेपरेशन क्या होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस सवाल को ट्राई कीजिए, मैं इसके बाद इसको साफ करके मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। चलिए कॉपी कीजिए फटाफट। चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं, होपफुली आपसे हो गया होगा। देखिए जब इसके हम दो पार्ट्स को कट करेंगे बच्चों, तो सिचुएशन क्या होगी एक बार बना लेते हैं ऐसे। ये पहली वाली लोकेशन रही होगी जहां पे ऑब्जेक्ट थी, कितनी डिस्टेंस पे थी बच्चों, 40 सेंटीमीटर पे, राइट। एंड इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर थी। बच्चों जैसे इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे शिफ्ट कर गई और इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे शिफ्ट कर गई और दोनों ही 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गई। ये 1 सेंटीमीटर ऊपर और ये 1 सेंटीमीटर, राइट। नहीं अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से, ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपको पता है, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है नो डाउट। तो फोकस कितनी हो जाएगी बच्चों, फोकस इसकी 30 सेंटीमीटर, तो इसकी भी फोकस 30 हो जाएगी और इसकी भी फोकस 30 सेंटीमीटर पे हो जाएगी। क्लियर है। अब ध्यान से देखें बच्चों, बहुत जल्दी बना पाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, जो सिचुएशन इसके लिए वही सिचुएशन इसके लिए है, बस इससे ऑब्जेक्ट नीचे है, इससे ऑब्जेक्ट नीचे है। तो जो इसकी इमेज फॉर्म करेगी, देखते हैं कहाँ पे फॉर्म करेगी, ठीक है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी ऊपर, मतलब हम इसे ऑब्जेक्ट तो नो डाउट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो हम मान के चलते हैं कि ये इसकी कुछ हाइट है और वो हाइट कितनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसकी मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन u दिया रहे तो 1/m निकाल सकते हैं। 1/m होता है 1 - u/f, हमने पहले बता रखा था। तो 1/m इक्वल्स 1 - u है -40 और f होगी -30। सो 1 - 4/3 विच इज -1/3। तो मैग्नीफिकेशन हो गई -3, यानी उल्टी बनेगी इमेज, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब हुआ कि बच्चों हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो होगी -3। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो 3 होगी, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं।
सो हाइट ऑफ इमेज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो 3 टाइम्स ऑफ 1 विच इज 3। बच्चों तो यहाँ से ये कितने पे है? 1 पे। तो कहाँ बनेगी वो छोड़िए, बस इतना जानिए कि यहाँ से कितने पे बनेगी? ऊपर। और ये कितनी ऊपर बनेगी बच्चों? यहाँ पे बनेगी। और यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर ऊपर बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से। सिमिलरली इसके लिए भी वही बातें होंगी। सिमिलरली सेम पोजीशन पर इमेज, सब कुछ तो सेम ही है, तो यहीं पे बनेगी जस्ट यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों ध्यान से सुनो, इसके बीच की गैपिंग कितनी है? 1 1 2 2 गैपिंग है, और ये 3 की है और 3 की है। 3 3 6 और 2 8, तो इसके बीच की गैपिंग कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस व्हाट? ये हो गई 2, ये 3 की और 3 की, 8 सेंटीमीटर गैपिंग हो गई। क्लियर बच्चों? तो इसमें कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से सवालों को हम चाहे तो बना सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो क्या हम मिरर को कट कर दें तो ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि कैसे सवाल फ्रेम करते हैं बच्चों? क्लियर है? चलिए, तो ये चीजें 100% क्लियर हो गई। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इस तरह से कट किया हुआ मिरर के बारे में बहुत सारे सवाल सेट किया जाएगा और बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। मतलब 2 मिरर्स मिल करके जब इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो पहली इमेज कहां बनती है, सेकंड इमेज कहां बनती है, थर्ड इमेज कहां बनती है, इस तरह की सिचुएशन आपसे पूछी जाती है। तो हम लोग हेडिंग लगाने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में सबसे एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते तो ज्यादा मजा आएगा आपको समझने में चीजें। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कनकेव मिरर है। ये जी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और इसकी फोकल लेंथ मैं दे दिया 20 सेंटीमीटर। एंड यहां पे मैंने एक कोई भी मिरर ले लिया, कन्वेक्स ले लिया, राइट? ये कन्वेक्स है, इसकी फोकल लेंथ मैंने ले लिया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? और ये दोनों की कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला है, ठीक है, दोनों के बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट डाला है किसी खास डिस्टेंस पे। मान लीजिए कि यहां से ये 30 सेंटीमीटर पे मैंने डाला है और दोनों के बीच की गैपिंग जो है वो 50 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की गैपिंग 50 सेंटीमीटर है और यहां से इस वाले मिरर से हमने 30 सेंटीमीटर पे डाल दिया इसको। ठीक है बच्चों? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो रिफ्लेक्शंस तो इधर से भी होगी, फिर इधर से रिफ्लेक्शन होगी, इधर होगी, फिर इधर से इधर, बहुत बार रिफ्लेक्शंस होंगी। तो सवाल यह है कि अगर पहली रिफ्लेक्शन, अगर मैं इसको फर्स्ट मिरर मान लूं, इसको सेकंड मिरर मान लूं, तो पहली रिफ्लेक्शन फर्स्ट मिरर से ले लें अगर, तो सेकंड जो इमेज बनेगी ऑब्वियसली इसके टकराने के बाद उससे टकराएगी, तो सेकंड ऑर्डर जो इमेज बनेगी, सेकंड जो इमेज बनेगी, आप बताएं उसका इमेज का लोकेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे ये है टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम convex mirror, find the location of second image। ठीक है, ये सवाल है आपका। तो जो बहुत ही आसान है, चीजों को एक बार अच्छे से विजुअलाइज कीजिए, आपको मजा आएगा। अगर मैं फर्स्ट मिरर को ही फर्स्ट रिफ्लेक्शन लेके चलूं, ठीक है, यहीं से रिफ्लेक्शन लेके चलता हूं, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर हो गई बच्चों? 10। और ये पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? अब ध्यान से देखेंगे, यहां से जैसे चलेंगे तो सारा डिस्टेंस तो यहां से मेजर करना पड़ता है, हमें अपोजिट जाना पड़ेगा। तो बच्चों अगर मैं पहले कन्वेक्स की बात करूं, कन्वेक्स मिरर की मैं बात करूं, तो उसके लिए यू कितना पे हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। क्लियर है? पूरा 50 है, ये 30 है, तो -20 हो जाएगा। फोकस तो पॉजिटिव लिखते ही है इसका,
अब भी निकाल लेते हैं, तो 1/v इक्वल्स 1/f माइनस 1/u, और 1/f का मतलब 10 माइनस माइनस प्लस 1/20, तो 1/v विल बी 20 एंड 2 प्लस 1, राइट। सो v विल बी 20/3, प्लस में आ रही है बच्चों, प्लस में, प्लस का मतलब जो इसका इमेज फॉर्म करेगा वो वर्चुअल ही होगा, नो डाउट, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे 20/3 पर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, तो इसके लिए जो इमेज है जो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। इसके लिए इमेज कहाँ पे है, यहाँ पे। मैं डायग्राम प्रॉपर्ली बताता हूँ, वहाँ से ज़्यादा फील आएगी। देखिए कैसे बनता कैसे है इमेज, आप डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं छोटा थोड़ा फोटो बना रहा हूं जिससे फील आ जाए बस आपको। यहां पे ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो अपने रूल रेगुलेशन से ये रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब ऐसे एक लाइट जाएगी और ऐसे गुजर जाएगी, राइट। एक लाइट रे ऐसे गई और उसी पाथ पर लौट के चली गई। अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं पे कहीं ना कहीं इमेज दिखेगी बच्चों, राइट। तो कहने का ये मतलब हुआ, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं। अब बच्चों यही लाइट रे ये टकरा कर कैसे गई, यही लाइट रे अब इसके लिए काम करेगी, सेकंड वाले के लिए ये जो लाइट ऐसे टकरा के गई है वो काम करेगी। तो अब देखो ध्यान से देखो, ये जो लाइट ऐसे जा रही है टकरा करके, दरअसल वो जा कहां से रही, इंसिडेंट रेज बच्चों, इंसिडेंट रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट होती है। इंसिडेंट किसी भी मिरर के लिए जो इंसिडेंट रेज होती है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट होती है, राइट। तो मैं अगर इसकी ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करूं, तो बच्चों क्या होगी, ये रे ऐसे आ रही है, ये रे, तो दोनों को बैक ले चलते हैं, तो क्या यही से लाइट आती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल, दोनों के जो इंटरसेक्शन है वो यहां है। तो दिख रहा है फोटो में कि सेकंड वाले के लिए जो इमेज होगी, सेकंड वाले के लिए जो ऑब्जेक्ट होगी वो ये I1 है, और ये किधर से आ रही है, ऐसे आ रही है। तो हमें सारा डिस्टेंस यहां से मेजर करना पड़ेगा और हमें बैक जाना पड़ेगा, तो अभी भी निगेटिव में जाना पड़ेगा क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे है, इसके लिए इंसिडेंट रे बच्चों ऐसे है, तो हमें बैक में जाना पड़ रहा है, ठीक है। और ये कितनी दूरी पर है, तो यहां से यहां हमने 20/3 देख लिया है, और ये पूरी की पूरी गैपिंग 50 सेंटीमीटर की है, देख लीजिए ध्यान से। तो अगर मैं कनकेव के लिए बात करूं, तो उसके लिए यू निगेटिव होगा, नो डाउट, लेकिन कितनी दूरी पर होगी, 50, और यहां से जहां पे बना है, सो 50 प्लस 20/3, ये 170/3, क्लियर है। तो यू हो गया 170/3 सेंटीमीटर पे, यहां पे ऑब्जेक्ट बन रही है, क्लियर है। अब इसका तो फोकल लेंथ सबको पता है, निगेटिव होती है, दिस इज -20 सेंटीमीटर, तो भी निकालेंगे तो पता पड़ जाएगा। सो 1/v इक्वल्स 1/f माइनस 1/u। 1/f का मतलब दिस माइनस माइनस प्लस 3/170, उल्टा कर लिया डायरेक्ट, 340 आ जाएगा, बिल्कुल। तो -17 प्लस 6 -11 340, राइट। सो फाइनल भी हो जाएगा -340/11 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब हुआ बच्चों कि इधर ही कहीं बनेगी, मतलब यहाँ से जाएगी लाइट, फिर टकराएगी, फिर जाएगी, टकराएगी, इधर ही, तो रियल बनेगा, कहीं ना कहीं इधर बनेगा, ठीक है। और कितनी सेंटीमीटर बनने पे, -340/11, तो आप देख सकते हो इधर यहीं पे कहीं बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग देखा जाए तो बच्चों 3 and 1, यस, तो लगभग 30 पॉइंट कुछ पे बनेगी, ये क्लियर है। तो ये चीज़ें बच्चों हमें दिख रही है, चीज़ें अच्छे से दिख रही है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, और फिर यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, और फिर ये इमेज बनेगा। तो ये क्रम बनता रहेगा, फिर ऐसे आएंगी, फिर इस पे टकराएंगी, फिर इसी तरह से होता रहेगा लगातार, क्लियर है बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही है मिरर्स में, तो आपको अकल लगानी है कि भाई पहली रिफ्लेक्शन हमें किससे लेनी है,
सारे सवाल की डिस्कशंस बदल जाएंगी जब पहली रिफ्लेक्शन हम इससे देंगे, ठीक है। तो पहली रिफ्लेक्शन जब इससे देंगे तो फिर एक सवाल फ्रेम और हो सकता है इसमें, तो आप खुद से घर पे कर लेंगे। पहली रिफ्लेक्शन अगर कनकेव से करें तो सेकंड जो इमेज बनने वाली है वो कहां बनने वाली है, ये भी आप आराम से इसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? इस पे मैं 2-4 सवाल और आपको करके बताता हूं, प्रैक्टिस कर लीजिए, सीख लीजिए कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद आप खुद से सवालों को फ्रेम करते रहिए, खेलते रहिए, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए कॉपी कीजिए इसको पहले। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और 2 क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिख रखा है, आइए दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले सवाल देखते हैं ध्यान से। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। मैंने इसमें 3 लगातार रिफ्लेक्शंस की बात करी है। एंड टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, कनकेव वाले से फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको लेनी है, और ये बच्चों प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की खासियत तो सारे लोगों को आपको पता ही होगा कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में इमेज होती है, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट होती है तो इमेजिनरी इमेज बनता है, और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट होता है तो रियल इमेज बनता है, लेकिन सेम डिस्टेंस पे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से लिया गया है तो इसकी फोकस हमें क्या मिल जाएगी, 20 -20। तो अगर मैं M1 की बात करूं तो U कितनी हो जाएगी, -15 सेंटीमीटर। फोकस की बात करें सो -10 सेंटीमीटर, राइट। सो इसकी इमेज की लोकेशन देख लेते हैं फटाफट। सो 1/f - 1/u -10 माइनस प्लस, एलसीएम हो जाएगा 30 -3 + 2 विच इज़ -1/30। तो बच्चों भी हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर का मतलब कि इधर ही कहीं बनेगी। अब कमाल की बात यह है कि पूरा गैपिंग 40 का है बच्चों, तो यहाँ पे बनेगी, यहाँ से यहाँ 30 पे, इस साइड में कहीं बनेगी। अब प्लेन मिरर के लिए बच्चों यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जाए तो उसका इमेज इस साइड में बनेगा, ये तो क्लियर है। तो अगर बच्चों यहाँ से 30 है तो यहाँ से प्लेन मिरर के लिए U कितना होगा, प्लेन मिरर के लिए पूरा 40 यहाँ से 30 पे बना है तो 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। भी क्या हो जाएगा, 10, मतलब यहाँ पे बनी। तो दूसरी इमेज ये I1 है और ये I2 दूसरी। अब इसके लिए क्या बच्चों, अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसकी इमेज बनेगी। सो क्लियर है। सो अब I2 मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो आपको प्रॉपर फील आएगी। पहले आप सीक्वेंस वाइज बनाइए, इसकी जो इमेज बने इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसकी जो फिर इमेज बनेगी इसके लिए फाइनली ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब वापस M1 की बात मैं करूं तो उसके लिए U क्या माना जाएगा, 40, और इधर से कितना पे बड़ा है बच्चों, 10, तो 50 पे, यानी विच इज -50, और फोकस तो ऑलरेडी आपको पता है -10 सेंटीमीटर। सो इमेज चाहिए होगा तो 1/v = 1/f - 1/u। एलसीएम 50 हम ले सकते हैं, सो -5 + 1, सो -4/50। क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों भी क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा -50/4 विच इज -25/2, -12.5 सेंटीमीटर। मतलब निगेटिव, मतलब यहाँ से यहाँ पे। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है वो हमें दिख रहा है। बच्चों डायग्राम थोड़ा खींचना जरूरी है कि कैसे एक्चुअल में हिस्सा हो रहा है। सिचुएशन यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट का है, तो पहली जो इमेज बनी है वो यहाँ पे कहीं बनी है। एक्चुअली एक रे ऐसे ले जाता हूँ तो एक रे ऐसे, और एक रे ऐसे, तो यहाँ से ऐसे आई होगी, ठीक है। दोनों ही लौटने वाली रेज यहाँ बना दी इमेज, पहली इमेज बन गई। अब इसके लिए यही रे आगे बढ़ रही है, यही रे आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे लौट के जाएगी, इस टेक्निक से लौट के जाएगी, तो ये इमेज यहाँ पे बन जाएगी। ये ऐसे लौट के चली जाएगी तो ये इमेज यहाँ बन जाएगी। प्लेन मिरर के लिए यहाँ पे इमेज कोई बनी है तो यहाँ से लाइट ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। अगर इस मिरर के लिए ध्यान से देखें तो आने वाली लाइट रे कहाँ इंसिडेंट, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ। तो ये इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा विच इज I1। क्लियर है। एंड इसका फाइनल ये लौट के ऐसे चली जाएगी तो इसका इमेज बन जाएगा ये I2। अब ये लाइट रे ऐसे आ रही है बच्चों, और फिर ये भी आ रही है। अब ध्यान से देखिए इस मिरर के लिए
अब अगर मैं सेकेंड बार देखूंगा तो ये लाइट रे ऐसे आ रही है और एक रे ऐसे आ रही है, तो दोनों को अगर पीछे ले जाए तो यहाँ पे दिखेगा। यानी इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या है, I2 है, तो ये इसकी ऑब्जेक्ट मानी जाएगी। और फाइनल रिफ्लेक्शन हुआ होगा, फाइनल रिफ्लेक्शन हुआ होगा और यहाँ पे इमेज बन गया होगा I3। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से डायग्राम बन सकता है इसका। तो होपफुली डन, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। आइए ये सवाल देखते हैं, आसान सवाल है, फिर से वही है। अभी एग्जैक्टली बीच में एक ऑब्जेक्ट डाला गया है, 20 सेंटीमीटर की गैपिंग है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। सवाल यह है कि पहली रिफ्लेक्शन अगर हम M1 से ले लें तो फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म बाय 2 रिफ्लेक्शंस, मतलब 2 रिफ्लेक्शन के बाद, तो पहली इससे लेते हैं M1 से, फिर फाइनल मतलब सेकेंड इमेज की बात बोली जा रही है। तो बच्चों अगर M1 की बात करें तो U कितनी होगी, ऑब्वियसली हाफ है यानी कि 10 हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसकी फोकस कितनी है, ऑब्वियसली -10 सेंटीमीटर ही होगी, बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पे 1/v इक्वल्स 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 10 माइनस 1/10। ओहो, ये तो 0 हो जाएगी बच्चों। 1/v 0 मतलब v टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओहो, v टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब इसकी जो इमेज हो जाएगी, इसकी जो इमेज होगी इन्फिनिटी पे, मतलब इसके फोकस पे ही है भी फोकस, क्योंकि r इसका 20 है तो इसका फोकस हो जाएगा 10 पे, और 10 पे तो है ही क्योंकि सेंटर पे है। तो जो यहाँ से जो भी लाइट रे ऐसे जाएगी, जो भी लाइट ऐसे जाएगी, वो सब ऐसे पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट पर इमेज बन रही है, मतलब पैरेलल पे हो गई। अच्छा, अगर मैं M2 की बात करूं, M2 की बात करूं तो U तो इन्फिनिटी माना जाएगा। इसका U कहाँ माना जाएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि लाइटें पैरेलल आ रही है। ऐसे भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हो आप। तो U इन्फिनिटी माना जाएगा और फोकस तो आपको पता ही है, +15 सेंटीमीटर, राइट। सो फटाफट बन जाएगा, -15 सेंटीमीटर एक्चुअली। सो 1/v इक्वल्स 1/f माइनस 1/u, 1/infinity is 0, so -1/15 सेंटीमीटर। सो v विल बी -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ से इस साइड में 15 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म करेगा। सो दिस इज क्वाइट इजी बच्चों, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ऐसे सवाल जब कभी भी आए तो आप बहुत ही आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इस चीज को कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी प्रॉब्लम। बच्चों ये बहुत ही कमाल का इसमें क्वेश्चन सेट होता है इंटेंसिटी प्रॉब्लम में। हालांकि देखा जाए तो ये एक हीट वाली चैप्टर का क्वेश्चन हुआ है, वेव वाली चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है, बट हम इसे मिरर में यूज करने की कोशिश करेंगे, स्फेरिकल मिरर में और प्लेन मिरर में भी यूज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी प्रॉब्लम। किताबों में ये चीज मिलती नहीं है बच्चों, ठीक है, जनरल बुक्स में ये चीजें नहीं मिलती। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इंटेंसिटी के बारे में कंसेप्ट दे देता हूं कि इंटेंसिटी होता क्या है, फिर हम लोग प्रॉब्लम पर अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एनर्जी की जो सोर्स होती है, कोई भी जैसे बल्ब, लेट से कि कोई बल्ब है, पॉइंट सोर्स है ये, तो बच्चों अगर कोई बल्ब है तो यहां से एनर्जी चारों डायरेक्शंस में, मतलब हर तरफ क्या होती है, प्रोपागेट करती है। एनर्जी चारों बगल क्या होती है, प्रोपागेट करती है। तो एनर्जी जब चारों बगल प्रोपागेट करती है और ये जो बल्ब है इसकी पावर तो कुछ फिक्स्ड होती होगी, मान लीजिए कि ये पावर P है, तो किसी भी जगह पर सपोज करो कि मैं यहां से R डिस्टेंस पे चले जाऊं और यहां पे मैं इंटेंसिटी देखूं, इस A जगह पर, A पॉइंट पर हम इंटेंसिटी देखने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी भी रीजन में अगर आप जा रहे हो तो दरअसल उस पूरे रीजन की बात हो रही है, तो जिस रीजन में आप हो उस रीजन पे टोटल कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उस पूरे रीजन पे आप जहां पे हो, पूरे एरियाज पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, नंबर 1। और फिर वो पर यूनिट एरिया क्या है, फिर पर यूनिट टाइम क्या है। तो जो ऐसा है कि जितनी एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है ऑब्वियसली इतने पूरे एरियाज पर, समझेंगे जैसे ये पूरे एरियाज पर ऑब्वियसली अगर 40 जूल की एनर्जी निकल रही है तो पूरे एरियाज पे तो 40 ही जूल जा रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और पर यूनिट टाइम, तो यहां की मैं बात करूं सो एनर्जी पर यूनिट एरिया है ना, और पर यूनिट टाइम की बात मैं कर रहा हूं। इंटेंसिटी
इंटेंसिटी आई इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। बच्चों ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी एरिया है, ठीक है। और ऐसे भी एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं, तो पावर बाई एरिया भी आप इसको लिख सकते हो, राइट। और जनरली हम लोग एनर्जी बाई टाइम को पावर कहते हैं, और पावर को जनरली एनर्जी पर यूनिट टाइम बोलते हैं। तो पी को हम एनर्जी के टर्म में भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखें पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम में बोलूं या सिंपल एनर्जी बोल दूं तो आप समझ लेना कि मैं पावर की बात कर रहा हूं, राइट। सो पावर बाई एरिया, अभी कौन सी एरिया की बात हो रही है? तो जिस एरियाज में आप एनर्जी निकाल रहे हो, तो आप पूरे एरियाज में एनर्जी निकाल रहे हो, वो तो वही होगी, टाइम तो वही है सबके लिए, बिल्कुल। एंड व्हाट इज द एरिया? एंड दिस होल एरिया 3D की एरिया है, स्फेरिकल है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है, राइट। तो कमाल की बात यह है कि हम यहां चले जाए, यहां चले जाए, यहां चले जाए, पूरे रीजन में पावर चेंज नहीं करेगी कहीं भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? यहां पे भी टोटल एनर्जी तो उतनी ही जा रही है ना पर यूनिट टाइम, यहां भी टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम उतनी ही है। बड़े से रीजन में जाए, फर्क क्या पड़ रहा है? एरिया। ज्यादा दूर पे जाएंगे तो एरिया बदल जाएगी, एरिया ज्यादा हो जाएगी। सो बच्चों पावर सबके लिए सेम है, बट जहां तक एरिया की बात है वो क्या हो जाएगी? सबके लिए अलग अलग होगी। ज्यादा दूर पे जाएंगे एरिया ज्यादा होगी, तो इंटेंसिटी कम होगी। इज इट क्लियर बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, जब मुझे पावर की जरूरत पड़ेगी, पावर कांस्टेंट होती है, तो आई में 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और आर जहां क्या है? डिस्टेंस। क्लियर है? इतनी कंसेप्ट आपको ऑलरेडी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मान लीजिए कभी भी ऐसा सिचुएशन मिला, जो कि जनरली लाइट वगैरह में मिलती है। मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन हो रहा है, इस रीजन की और इस रीजन की, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहां से यहां ये डिस्टेंस x है और यहां से यहां डिस्टेंस y है। क्लियर है बच्चों? और मैं आपसे बोलूं कि यहां की इंटेंसिटी I है, यहां की इंटेंसिटी I है, तो यहां की इंटेंसिटी अगर बच्चों I डैश हो रही है, ठीक है, तो दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों में क्या? ध्यान इस बात का रखना है कि एनर्जी दोनों जगह सेम है, टोटल एनर्जी सेम है, मतलब यहां की पावर भी P है और यहां की भी पावर P है। पूरे इसी रीजन में एनर्जी फ्लो कर रही है, टोटल एनर्जी के फ्लो का ये है। तो बच्चों एक कमाल की बात है, दोनों जगह का पावर चूंकि सेम है, वेरी गुड। और पावर को लिखेंगे तो क्या होगा? वो इंटेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? सो इंटेंसिटी, यहां की इंटेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसकी आर हमें चाहिए होगी, अब इसकी आर तो हमें पता नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं दिस इज R1, और इसकी भी आर मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए R2, तो पाई R1 स्क्वायर। और मैं इस जगह की P की बात करूंगा, दोनों चूंकि P बराबर है, P डैश ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, चूंकि टोटल एनर्जी वही जा रही है। सो वहां की इंटेंसिटी I डैश 4 पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर है? 4 पाई से 4 पाई कैंसल। तो बच्चों यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो I डैश अगर निकालेंगे तो क्या होगा? I बटे R1 बाई R2 होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब R1 बाई R2 का वैल्यू जब हमें पता पड़ जाएगा, तो हम वहां का इंटेंसिटी, इस पूरे रीजन की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। दरअसल यहां कहीं भी निकाल लें तो सारी जगह की इंटेंसिटी हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये छोटी सी ट्रायंगल दिख रही है और ये बड़ी सी ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होगी बिल्कुल। तो अगर ये O A B A डैश B डैश, तो ट्रायंगल OAB सिमिलर है ट्रायंगल O A डैश B डैश की। क्लियर है? तो सिमिलर है तो क्या होगा? ये AB मतलब R1 बाई R2 किसके इक्वल? तो ये छोटी सी डिस्टेंस x और बड़ी सी डिस्टेंस x प्लस वाई। क्लियर हो जाएगी? सो बच्चों R1 बाई R2 की वैल्यू x बाई x प्लस वाई, तो यहाँ पे अगर हम डाल दें तो I डैश क्या हो जाएगी? I x बाई x प्लस वाई की होल स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी किस जगह की? इस जगह की। अगर इस जगह की इंटेंसिटी आई है तो बच्चों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। बस ध्यान इस बात का रखना है कि इतनी ही दूर में एनर्जी फ्लो कर रही है, तो जितनी एनर्जी यहां होगी ऑब्वियसली वही एनर्जी यहां होगी।
ठीक है, पर यूनिट टाइम तो वही होगी, राइट, पावर तो दोनों जगह सेम होगी, लेकिन हाँ यहाँ एरिया चूंकि कम है और यहाँ चूंकि एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और यहाँ की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग और ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपको मिलेंगे। इतनी कंसेप्ट्स इंटेंसिटी की आपको पहले से पता रहनी चाहिए। चलिए अब सवाल फ्रेम करते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन में कैसे सवाल सेट करता है। बच्चों एक छोटा सा पहले सवाल लेते हैं, छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं, 2-3 इलस्ट्रेशन लेंगे, उससे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेन मिरर है, पहले पूरे प्रोसेस से समझाता हूं प्लेन मिरर में, राइट। और यहां पे मान लीजिए कोई सोर्स है, ठीक है, पहले प्लेन मिरर नहीं था और यहां पे एक स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन सपोज करो कि एग्जैक्टली बीच में है, ये d डिस्टेंस पे है और ये भी d डिस्टेंस पे। तो ऐसा था, मिरर रखने से पहले स्क्रीन पर इस सोर्स की वजह से जो इंटेंसिटी लाइट की होती थी वो आई थी, ठीक है। बिफोर प्लेसिंग द प्लेन मिरर intensity on the screen was I, ठीक है, I इंटेंसिटी थी, ये गिवन था। फाइंड द इंटेंसिटी ठीक है, यहां स्क्रीन मैं कुछ ए लेता हूं, एट ए मतलब उन्हीं जगहों पे स्क्रीन की बात हो रही है। व्हेन प्लेन मिरर इज प्लेस्ड, बच्चों एक कॉमन सा सवाल आपके दिमाग में हो रही होगी कि सर ऐसा क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर के डालने से क्या हो जाएगा कि भाई यहां की इंटेंसिटी बदल जाएगी। अब बच्चों सोचो, अभी जब प्लेन मिरर नहीं था तो इसकी लाइट यहां पे डायरेक्ट ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, क्लियर है, तो आई बस आई थी, लेकिन जैसे ही प्लेन मिरर डालोगे तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस ए के नजदीक तक पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। तो जैसे ही इसकी लाइट यहां से टकरा करके ए के नजदीक पहुंचेगी तो फिर अब इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल तो नहीं बोल सकता, मतलब बढ़ जाएगी। बच्चों क्यों बढ़ जाएगी सोचिए, क्योंकि कुछ लाइट और भी आ रही है, कुछ एनर्जी लौट के आ रही है। पहले तो एनर्जी केवल इस साइड की आती थी और इस साइड की वेस्ट हो जाती थी, लेकिन अब इस साइड की वेस्ट नहीं हो गई, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के वापस इस पे चली आएगी। ध्यान है, इस बात को हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब बच्चों सोचते हैं कि भाई कैसे हम निकाले, किस लॉजिक को यूज करें, तो थोड़ी सी अकल लगाते हैं, थोड़ी डायग्राम को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं, ये हमारा प्लेन मिरर है और ये हमारा सोर्स है और ये हमारा स्क्रीन है, राइट। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये सोर्स है। जो ऐसा है कि यहां से लाइट, एक्चुअली यहां से लाइट ऐसे पड़ रही होगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी, ये नॉर्मल खींच रहा हूं, यहां से लाइट ऐसे पड़ रही होगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से यहां पे जा रही होगी लाइट। मैं पूरा नहीं बना रहा या फिर दो ही डायग्राम बना रहा हूं, दोनों को जस्ट एप्रोप्रिएट तरीके से ऐसे, ठीक है। तो लौट लौट के भी लाइट जा रही है बच्चों। अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें, अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट ऐसे इस पे जा रही है, कहीं ना कहीं हमें कुछ इस तरीके का फील करा रहा है। इसको थोड़ा बैक ले जाएं तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो इमेज बना है एस डैश, यहां से लाइट ऐसे जा रही है, बिल्कुल फील कर रहा हो ऐसे ही, बिल्कुल बच्चों फील तो ऐसी हो रही है क्योंकि इसी की लाइट तो ऐसे टकरा करके वापस जा रही है, ठीक है। अब बच्चों यहां से यहां ये डी पे है और यहां से यहां डी पे है, तो ऑब्वियसली इसका इमेज कहां पे बनेगा, डी पे, ठीक है। यहां तक में तो कोई लफड़ा नहीं है बच्चों, बहुत ही आसानी से फील आ रही होगी मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, क्लियर है। अब मेरी बात अच्छे से सुनिए।
अब आपसे ये बोला गया है कि इस जगह पर इंटेंसिटी अब कितनी होगी। बच्चों एक तो डायरेक्ट जो लाइट जा रही थी उसके वजह से इंटेंसिटी आई तो थी, बस अब उसमें कुछ ऐड होने वाला था, और ऐड किसके वजह से होगा, ये इसके वजह से। बच्चों ऐसा है कि पूरे इस रीजन का जो एनर्जी है, ध्यान से देखिएगा, पूरे इस रीजन का जो एनर्जी है वही एनर्जी फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर के इसके नजदीक तक पहुंच रही है। ठीक है, तो अगर मैं ये चेक कर लूं, अगर मैं बच्चों ये चेक कर लूं कि इस रीजन की कितनी एनर्जी है, इस रीजन की कितनी एनर्जी है, क्लियर है। तो बच्चों इस रीजन की एनर्जी को अगर मैं चेक कर लूं, ठीक है, बहुत छोटा एरिया मान लेते हैं, ये सब सारे रेज में जनरली बच्चों हम जब लाइट की बात कर रहे होते हैं तो जनरली हम लोग पैराक्सियल रेज वगैरह लेते हैं, काफी स्मॉल डिस्टेंसेस पर सारी बातें कर रहे होते हैं। तो इसी की एनर्जी बच्चों इतने रीजन में फैल गई, तो ज्यादा बड़े रीजन में फैल गई। तो ये तो कंफर्म है कि जितनी एनर्जी ये गई है उतनी ही एनर्जी बच्चों ट्रांसफर हो गई है थोड़े बड़े रीजन में। इज इट ओके? अच्छा चलिए यहां तक तो सही है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई। तो इसमें बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं थोड़ी सी अगर लगाते हैं बच्चों इसमें ये वाली डिस्टेंस है ना, थोड़ी सी इसको मैं आगे तक बढ़ा देता हूं, ऐसे थोड़ी सी प्रॉपर फील आ जाएगी आपको। तो जो अगर ध्यान से देखें इस पूरे ट्रायंगल में, जस्ट वो वाला फोटो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये वाली की अगर मैं थोड़ी देर के लिए हाइट मान लूँ, थोड़ी देर के लिए रेडियस r1 मान लूँ और इसकी रेडियस r2 मान लूँ, तो ये तो कंफर्म है, तो बच्चों ये तो कंफर्म है कि r1 डिवाइडेड बाई r2 विल बी d बाई पूरी की लिखेंगे तो 3d, क्लियर है। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/3, क्लियर है। सो r1 बाई r2 की अगर बात कभी पड़ेगी तो 1/3 हम लोग यूज कर लेंगे। यहां तक तो सही है, राइट, यहां तक तो सही है। r1 r2 में हमने रिलेशंस निकाल लिया, राइट। ध्यान से सुनिएगा, जो ऐसा है कि यहां की एनर्जी, यहां की टोटल एनर्जी, आखिर यही पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई है यहां पे, एनर्जी तो वही होगी, मतलब पावर तो वही होगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम वही होगी ऑब्वियसली, तो पावर बराबर ही होगी दोनों जगहों पर। यहां का P मान लेते हैं, यहां का P डैश, जस्ट पहले की तरह कर रहा हूं सिमिलर। तो जो यहां का जो पावर होगा दोनों बराबर ही होगा, तो यहां का पावर अगर हम लिखने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, इंटेंसिटी। अब कमाल की बात है बच्चों, थोड़ा सा वेट करते हैं, यहां पे थोड़ा कमाल की चीज ये है कि यहां से जब यहां पे जा रहे हैं तो यहां से यहां कितनी दूरी है d, और यहां से कितनी दूरी d। बच्चों एक कॉमन चीज है, कॉमन सेंस की बात है कि यहां की इंटेंसिटी कितनी है, अगर d पे जा रहे हैं तो कितनी इंटेंसिटी बोलेगी क्वेश्चन में, I। तो अगर बच्चों मैं d यहां जाऊं तो इसके वजह से सबसे पहले इस रीजन की इंटेंसिटी कितनी होगी, I, नो डाउट, कंफर्म है। d पर इंटेंसिटी I है तो इधर भी d पे जाएंगे तो इंटेंसिटी I। बच्चों इस रीजन में इंटेंसिटी तो पता पड़ गई I, ठीक है, तो इस इंटेंसिटी पता पड़ गई। अब ये जो एनर्जी होगी यहां पे, ये जो पावर होगी वो क्या होगी, इस जगह की इंटेंसिटी I इंटू 4 पाई इसकी रेडियस r1 स्क्वायर, और इस जगह पर पावर जाएंगे तो बच्चों इस जगह की जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है, अभी अपन वो I वाला नहीं निकाल रहे हैं, बस इसी के इस एनर्जी की वजह से जो इंटेंसिटी हो रही है उस इंटेंसिटी की अपन बात कर रहे हैं, I डैश, समझिएगा। अभी इसके वजह से जो एनर्जी, एक तो डायरेक्ट एनर्जी पड़ रही है, मैं अपन उसके बारे में बात नहीं कर रहे, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी तो बराबर ही होगी दोनों जगह, उसके वजह से जो इंटेंसिटी आ रही है रिफ्लेक्टेड की वजह से, नो डाउट यहां की आई नेट होगी बच्चों, आई नेट होगी, आई जो ओरिजिनल थी और आई डैश, यही हम लोग तो कैलकुलेट करना है, ये आई डैश देखना चाह रहे हैं रिफ्लेक्टेड की वजह से। तो बच्चों यहां पे अगर मैं इस जगह की पावर को मैं यूज कर लूं इंटेंसिटी निकालने में, तो ये क्या होगा, आई डैश एक्चुअली और 4 पाई r2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि I r1 बाई r2 में लिख लेता हूं का होल स्क्वायर इक्वल्स I डैश, और बच्चों r1 बाई r2 1/3, सो 1/3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा I बाई 9, तो I डैश। तो यहां का इंटेंसिटी क्या हो गया बच्चों, I डैश एंड दैट इज I बाई 9। सो I नीट क्या हो जाएगा, आपको पहले से पता है, यहां पे लिख रखा है मैंने, I प्लस I बाई 9 which is 10 I by 9. So this is your answer. क्लियर है बच्चों, इसको एक बार अच्छे से देख लें, दिमाग में एकदम सेट कर लें, चीजों को अच्छे से सेट कर लें, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब बच्चों कुछ लोग इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी बनाते हैं। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या लगाते हैं, प्लेन मिरर में शॉर्टकट ये लगाते हैं
कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो ये प्लेन मिरर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे, तो ये बच्चों ये जो लाइट जा रही है, तो आप बोलोगे सर ये कहीं ना कहीं यहां एक सोर्स दिखाई दे रही है, सर वहां से लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे सोचोगे ना, रिफ्लेक्टेड के वजह से जो जा रही है। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि ये जो सोर्स है जहां से ये जा रही है एक्चुअल में, वो यहां एज्यूम कर सकते हो। तो बिल्कुल बच्चों, तो शॉर्टकट में सिंपल बात है, अगर हम इंटेंसिटी निकालें तो सिंपल जो पहले से जो थी सो, ठीक है, डायरेक्ट जो थी सो, ये डायरेक्ट मैं लिखता हूं, डायरेक्ट और प्लस रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड की वजह से, बिल्कुल, तो आई डायरेक्ट तो आई ही थी, और रिफ्लेक्टेड की वजह से कितनी हो जाएगी, गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ध्यान से देखिए, अगर आप तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, क्योंकि यहां सोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हो तुम, तो डी 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 3D। अब ध्यान से सुनो, तुम बोलोगे कि सर यहां से जब हम डी पे थे, जब हम डी डिस्टेंस पे थे तो हमारी इंटेंसिटी आई थी, डी डिस्टेंस पे थे तो हमारी इंटेंसिटी आई थी, ध्यान रखिएगा, डी डिस्टेंस पर हमारी इंटेंसिटी आई होती है। तो आप सब लोगों को पता है कि अगर हम डिस्टेंस बदल दें तो इंटेंसिटी कैसे प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली होती है इंटेंसिटी, डिस्टेंस, ठीक है, आर स्क्वायर की इनवर्सली होती है, नो डाउट। तो बच्चों हम अगर यहाँ पे I1 बाई I2 अगर लिखें कहीं भी, तो ये हो जाएगा R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से मेरी बात समझें, तो बच्चों ऐसा है कि अगर हम इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करें, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं, सॉरी कहां पे, यस, तो यहां के वजह से डी पर जाने के पर इंटेंसिटी क्या है, और यहां से कितनी दूरी पर जा रहे हैं, डी डी डी, शॉर्टकट ट्रिक की बात कर रहे हैं बच्चों, फिर से सुनो, डायरेक्ट ये इंटेंसिटी यहां पे आई, नो डाउट। मैंने बोला कि ये दोनों जा रही है, तो एज ए सोर्स की तरह हम बात करें तो ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल। तो हम मिरर को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि हमारे पास दो सोर्स हैं, एक एस है और एक एस डैश है, ठीक है। अब इसके वजह से इंटेंसिटी यहां पे आई है, ठीक है, तो डी किसी सोर्स एस के वजह से, यही सोर्स यहां भी है, नो डाउट, यही सोर्स यहां भी है। तो अगर किसी सोर्स से, सेम सोर्स से अगर डी पर होते हैं तो इंटेंसिटी होती है आई। तो अगर सेम सोर्स बच्चों हो जाए और 3D पे हो जाए तो इंटेंसिटी कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे कि सर तो बहुत सिंपल है, अगर 3D पे चले गए तो मतलब इंटेंसिटी डेफिनेटली घट जाएगी, तो या हो जाएगा 3D और ये हो जाएगा D, इसका हम होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 9। तो बच्चों I1 बाई I2 हो जाएगा 9, दिस मीन्स I2 हो जाएगा I1 बाई 9, और I1 का मतलब I बाई 9, I बाई 9 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसके वजह से यहां पे इंटेंसिटी I बाई 9 हो। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि I नेट क्या हो गई, I, और रिफ्लेक्टर की वजह से क्या हो रही है बच्चों, I बाई 9। तो यहां से भी देखेंगे तो क्या होगा, 10I बाई 9 ही होने वाली है, क्लियर है बच्चों। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस चीज को शॉर्टकट ट्रिक के जरिए भी चीजों को चाहे तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्लियर है बच्चों। चलिए इसी टाइप का मैं एक सवाल और सेट करके बताता हूं आपको। आप अगर शॉर्टकट से बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट से बनाइए, लॉन्ग कट से बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग कट से, ठीक है, अप टू यू कि कैसे बना रहे हो। चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए, फिर उसके बाद बच्चों मैं एक इसी पर सवाल दूंगा, और फिर उसके बाद हमें आपको एक स्फेरिकल मिरर पे सवाल सेट करके बताता हूं, बहुत ही मस्त आपको लगेगा, मजा आएगा उसमें। पहले कॉपी कीजिए इसको।